बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर अब भी किसी के क्वांटम नंबर क्लियर नहीं हैं तो मैं वीडियो यहाँ पे दे रहा हूँ, सही है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है शेल। शेल जिसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कह रहे हैं। एनर्जी लेवल क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर हम लोग जब किसी एटम को देखते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, पहला शेल, दूसरा शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इनके पास जितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी के हिसाब से ही ये यहाँ पे आके क्या होंगे, रहेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, किस तरह ज़्यादा है कि उसको किसी सूरत में इसको एनर्जी मिल गई है तो ये अब पहले शेल में नहीं रहेगा बल्कि दूसरे शेल में शिफ्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी और ज़्यादा है तो ये दूसरे से शिफ्ट हो जाएगा तीसरे में, और ये सो ऑन चलता रहेगा। इसी वजह से हम इसको एनर्जी लेवल कह रहे हैं। जितनी एनर्जी होगी उसी लेवल के हिसाब से ये अरेंज होते जाते हैं। पहले शेल को हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी लेवल शेल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है ग्रुप ऑफ सब शेल्स with the same value of principal quantum number। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ शेल्स जिनकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से सेम हो उसको हम लोग शेल बोलते हैं। शेल में हम लोगों ने कहा था कि शेल की जो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल या शेल, या फिर एक तीसरा नाम भी है इसके लिए यूज़ हम लोग करते हैं, ऑर्बिट। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसकी वैल्यूज़ नेचुरल नंबर होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह हो सकती हैं। मतलब ये पहला शेल है, ये दूसरा है, और अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये तीसरा होगा, और अगर यहाँ पे दूसरा आ जाता है तो ये चौथा होगा। पहले को हम लोग के कह रहे हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। ये जो है एन की वैल्यू है। पहले के लिए के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4, और इस तरह से ऑन चलता जाएगा। अब अगर हमें किसी शेल के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करनी है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है, हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। और अगर हमें किसी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर ऑर्बिटल टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सही है। अभी हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में हम अमूमन जो है ना यही कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पास सिर्फ एक शेल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। शेल हम हर उस जगह को कह सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और वो पहले शेल में रहता है तो हम कहेंगे कि ये, मतलब अगर इस लेवल पे रहता है तो हम इसको पहला शेल कहेंगे, या N1 कह सकते हैं। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी मिलती है और ये जंप करता है फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, लाजमी है ये अचानक से बाहर नहीं जाएगा, पहले दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। तो ये पहले शेल से निकल कर दूसरे पे आ सकता है। यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, ये वापस जंप करेगा और अपनी एनर्जी वापस माहौल में दे देगा। लेकिन
हाइड्रोजन के मुख्तलिफ नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स एनर्जी एंड इट्स सिचुएशन। सही है। तो यहाँ पर हम लोग तकरीबन जो है ना 7 हम कहते हैं कि शेल होते हैं, 7 शेल होते हैं। 7 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम चला जाए, एटम की पहुंच से ये दूर चला जाएगा, अमूमन हम लोग यही कहते हैं। सही। एक सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास है कि भाई फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। सही है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। पहला, या आप इसको एमसीक्यूज की अगर शक्ल में ले रहे हो तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड शेल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन, ये ए है हमारे पास, बी है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 कर लेते हैं, सी है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन और डी है हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे 2n² वाला। थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है n = 3 है। सही है। तो हम लोग n की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18। सही है। तो ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बगैर टाइम ज़ाया कि हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा ये जो मटेरियल है, जितने भी नोट्स बनते जा रहे हैं, ये आप लोग इसको पढ़ लें। इसमें से जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कहाँ पे आपको मिलेंगे नोट्स। ठीक है। सबशेल की अगर बात करें कि सबशेल क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि सबशेल हम उसको कहेंगे जो शेल से छोटा होगा। ठीक है। शेल से छोटे से मुराद है कि जिस तरह ये ख़ुद बता रहा है कि सब शेल है, मतलब इसकी एक शेल की ब्रांच है। ठीक है। और हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं 1 or more orbitals which have same values of principal quantum number and azimuthal quantum numbers। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n है। अच्छा, सबशेल को एजिमुथल क्वांटम नंबर को, ये मैंने पिछले लेक्चर में जो है नहीं बताया था, दूसरी चीज़ें बता दी थी, ये मैंने खुद जो है ना स्किप किया था। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है हम लोग मालूम कर सकते हैं n-1 से, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी। l की वैल्यू क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सही है। एक तरीका मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, एक तरीका अभी बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि n = 1 है तो इसमें सिर्फ एक सबशेल होगा। कितने होंगे भाई, एक सबशेल। अब n = 1 है तो इसकी l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम n से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, s आ सकता है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सबशेल्स आएंगे। सही है। और n से हम लोग 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे तो 1 से 1 माइनस किया था क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है। 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि l जो है वो होल नंबर होते हैं, मतलब हमें सिर्फ 1 नहीं लिखना बल्कि हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। तो इसमें s भी आ रहा है, p भी आ रहा है। इसी तरह अगर हम n3 लिखें, इसमें 3 सबशेल्स हैं। ठीक है। तो n-1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। हम लोग सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 0, 1 और 2 लिखेंगे। तो इसमें s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा। और इसी तरह जो है ना हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो सब शेल हम लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देख रहे हैं कौन से शेल से है, 2 से, और मतलब इसके 2p अगर मैं इसको लिखूं तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 1 है, मतलब p है तो क्या है, 1 है। अब p के अंदर पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब तीनों की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब n भी तीनों का एक ही है और p की वैल्यू भी तीनों की एक ही है, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी एक ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एक ही है, और यही हमारी डेफिनेशन कह रही है। सही, इसको हम लोग कहते हैं सब शेल। जैसा कि हमारे पास पहला शेल है, पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एक एक सब शेल ऐड होता जाएगा। तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। सही है, और हम लोग इसकी बताते भी जाएंगे, नंबर भी लिखते जाएंगे। जैसे 1s लिखा, फिर 2s हमने किया है, सिर्फ s नहीं लिखा, नहीं तो ये मिक्सअप हो जाते कि ये s तो है, सब शेल तो है, लेकिन किस शेल का है, पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है, तो नंबर लगाना क्या होगा, लाजमी होगा। आगे हम चलते हैं। आप ऐसा करें, मुझे ये बताएं कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, ये आप जो है ना मुझे कमेंट में आंसर करें। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कहते हैं कि पहला शेल उसमें एक सब शेल, दूसरा शेल इसमें 2 सब शेल, तीसरा शेल इसमें 3 सब शेल। ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो इस तरह भी हम लोग सब शेल को काउंट कर सकते हैं। अच्छा, MCQs है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल आर, कि डी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास 6, सी है हमारे पास 10, डी है हमारे पास 14। फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू एल प्लस 1। अब L के लिए D की वैल्यू क्या है, L के लिए D की वैल्यू क्या होगी, हम लोग काउंट करते हैं SPDF। सही है, 0 1 2, D की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम लोग L की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस 1 करते हैं। 2 2 द 4, 4 प्लस 1 5, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन, 2 5 द कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो D में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कौन सा यहाँ पे मैच कर रहे हैं, C मैच कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक साइकी है कि हर दफ़ा आपको C ही ऑप्शन मिल रहा है, अक्सर ऐसे होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इसी पर जो है ना बैठ जाएं कि भाई बस C ही ऑप्शन आएगा, बस हमें हल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये सब शेल का भी फिर सब शेल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम S की बात कर रहे थे, P की बात कर रहे थे, D की बात कर रहे थे, F की बात कर रहे थे, तो अगर S का सब शेल है तो वो एक ये सब शेल भी है, शेल भी है, और इसका अगर हम पहले की बात करेंगे 1s की बात करेंगे तो ये शेल भी है। अगर 1s के अलावा दूसरों की बात करेंगे तो ये सब शेल भी है और ऑर्बिटल भी यही है। P की बात करेंगे तो P का सब शेल डम्बल होता है। इनके ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। जो px होता है वो x की डायरेक्शन में होता है, और जो py होता है वो y की डायरेक्शन में होता है, और जो pz होता है वो z की डायरेक्शन में होता है। सही है, तो ये तीनों अब क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। ये 1 2 3 ये तीनों क्या हैं, ऑर्बिटल हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल मिलकर एक सब शेल बना रहे हैं। फिर यही 2-3 सब शेल मिलकर एक शेल बनाएंगे। सही है, तो ऑर्बिटल में ज़्यादा ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसको हम लोग अगर px को अगर हम टेक्स्ट में बनाएं तो हम इस तरह बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। इसी तरह ही py में, इसी तरह ही px में। d में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ये px py pz हैं, ये तीनों की एनर्जी सेम है, शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, तो हम इस सूरत में सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को
सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। सेम एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है। सही है। आते हैं डायग्राम पर। ये हमारे पास एस का डायग्राम है, क्योंकि एस का एक ही सबशेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसका स्फेरिकल टाइप है, गेंद की मानद होता है, तो ना इसकी एक्स डायरेक्शन है, ना वाई है, ना जेड है। और अगर पी की बात करें तो पी के पास जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक देख रहे हैं यहाँ पे है पी एक्स। अच्छा, डायग्राम आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, ये इस तरह भी है, इस तरह भी है, जिस तरह आप लोग समझना चाहें। ये इस तरह भी है, ठीक है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। इसी तरह डी की बात करें तो डी के जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। अभी आपको बताया था, एक डी एक्स वाई होगा, एक डी एक्स जेड होगा, एक डी वाई जेड होगा, मतलब ये तो मैं वैसे ही बताता जा रहा हूँ। एक डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर होगा, एक डी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह 5 ऑर्बिटल बनाएगा। एफ की बात करें तो एफ के जो हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोर्स में नहीं पढ़ते। 7 जो है ना इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एमसीक्यूज की बात करें तो हम लोग कहेंगे द सेम एनर्जी ऑर्बिटल आर नोन एज क्या कहलाते हैं, ठीक है, सिस्टर ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डाटर ऑर्बिटल्स, डी ऑल ऑफ दिस। ये आपने कमेंट में आंसर करना है मुझे, ठीक है, लाजमी करना है। और मैं जिसका आंसर सही होगा उसको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, वैसे तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें, जैसा कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है और वो उसके पास सब शेल भी एक है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल भी एक है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक है। सही है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। इस 1s1 के अंदर पीरियडिक टेबल के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इस तरह भी कह सकते हैं कि पीरियडिक टेबल के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए ये कौन सा पीरियड है, पहला। यहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं। सही है। और ये कौन सा, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ये जो है एस उसमें ब्लॉक में आता है, तो इसमें जो सबशेल होगा वो कौन सा होगा, एस होगा। फिर एस में 2 ग्रुप हैं, इसी वजह से एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कौन से ग्रुप में, पहले में या दूसरे में, पहले में है, इसीलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। एक हम और कर लेते हैं, जैसा कि कार्बन है। कार्बन देख लें कौन से ग्रुप में है, मतलब पीरियड कौन से में है, दूसरे में। तो कार्बन जो है दूसरे पीरियड में है, ये दूसरे शेल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा। ये एस में नहीं है, पी में है, डी में भी नहीं है, एफ में है। तो पी जो है ना इसका आखिरी सबशेल होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा, मतलब इसके ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब ये जो है बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे जब हम बात करते हैं तो ये इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी कुछ इस तरह, 1s2 2s2 2p2। ये तो उसी हिसाब से ये जो है हमारी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। तो इसका मतलब है ये 90% तक सही वर्क करता है। ये जो तरीका मैंने बताया ना, अभी मैं बता रहा हूँ, ये 90% तक सही वर्क करता है। लेकिन कुछ चीज़ों में ये सही वर्क नहीं कर पाता, जैसा कि हीलियम में। हीलियम को हम लोगों ने एस ब्लॉक में रखा हुआ है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो इनके साथ रखी है, क्योंकि नोबल गैसेज में आता है ये। तो ये एक टेक्निक है, आप लोग इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अफबाउ प्रिंसिपल और आपका हुंस रूल ये सारे पढ़ाऊँगा, N+L रूल भी पढ़ाऊँगा। तो आई होप
होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं पे कोई मसला है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।